तो ध्यान देना है इस क्वेश्चन में से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब अभिकेंद्र नहीं क्या द्रव्यमान केंद्र का क्या पूछ रहा है बताओ। वेग फॉर्मूला लगाओगे एक्स के डायरेक्शन के लिए m1 है ना। बताओ m2 मान सकते हो तो m1 हो गया 3 वो x m2 ये है 7 और 7 का x के डायरेक्शन है 1 हो जाए और दोनों द्रव्यमान को जोड़ दो 3 + 7 या जगह 9 और 7 16/10 मतलब 1.6 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना ये आया है x के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का क्या वेलोसिटी। मतलब उसी तरीके से क्या y के डायरेक्शन सकते हो v/cm = अब अपने मन में ही इसको ले लो जैसे ये क्या कहलाएगा v/1 ये vz1 ये v/2 ये vz2 तो कौन क्या क्या है उसको दिमाग में रख लो और डायरेक्ट लिखो। देखो m1 v/1 तो 3 × -2 प्लस m2 v/2 y के डायरेक्शन वाला जाएगा 7 × 2 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। m1 + m2 करेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। देखो ये आ गया 14 ये आ गया -6 तो 14 में से 6 घटाओ कितना आएगा 8/10 वाला हो जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा vz1 vz सेंटर ऑफ मास का मतलब z के डायरेक्शन में वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का उसको भी लिखो ऐसे ही मन में सोचते हुए m1 vz1 तो 3 × -1 प्लस m2 vz2 7 × -3/10 या गया -21 -3 -24/10 -2.4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना तो यहां से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जो x y z में आया है उसको यहाँ पर लिख देंगे i j के 1.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस माइनस ये वाला माइनस के साथ हो जाएगा -2.4 k कैप बाहर लिख देना मीटर पर सेकेंड। और देखो सेंटर ऑफ मास का अगर संवेग निकालना है तो बराबर हो जाएगा टोटल मास गुणे जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है ये हो जाएगा m1 + m2 3 + 7 गुणे जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है इसको रख देना। ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा देखो ये आ जाएगा 16 i कैप प्लस 8 j कैप -24 k कैप केजी मीटर पर सेकेंड। ये होगा जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा था और एक आंसर होगा जो सेंटर ऑफ मास का संवेग पूछ रहा था।
टोटल द्रव्यमान गुणे सेंटर ऑफ मास। देखो ध्यान देना, देखो अभी हम करते थे M1 प्लस M2 X2 बाई M1 प्लस M2, या बाकी और भी द्रव्यमान रहेगा आगे, यही होता था एक्सियम, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स की दिशा में जो है जो कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा। लेकिन ध्यान देना, बताओ यहाँ पर जो M1 M2 रहता था वो कोई एक पॉइंट पर, मतलब एक बिंदु पर द्रव्यमान रहता था। क्लियर ना? तो यहाँ पर जो M1 M2 M3 लिया करते थे वो कोई एक पॉइंट पर पूरा का पूरा द्रव्यमान जो है स्थित रहता था। तो उस केस में जो है हम लोग ये अलग अलग ऐसे लिखा करते थे। लेकिन तो दृढ़ पिंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, हेडिंग दे लो, समझना ध्यान से। ये बताओ, जैसे मान लो कि कोई ऐसे रॉड दे दिया, रॉड, अब इस सेंटर ऑफ मास, अब देखो याद कर ली है कि यहां पर सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता है। सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता है, वो कैसे मालूम? याद कर लेना अलग केस है, लेकिन इसके भी निकालने का एक तरीका होता है कि कैसे बीचों बीच आएगा सेंटर ऑफ मास। तो ध्यान देना, पहला तो पॉइंट ये है कि इसके पहले जो हम लोग पढ़ा करते थे उसमें पूरा का पूरा द्रव्यमान जो है एक बिंदु पर उपस्थित रहता था, एक बिंदु पर पाया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो द्रव्यमान है ये पूरे रॉड में पाया जा रहा है। और जब पूरे रॉड में पाया जाएगा तब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो पक्का ये जैसे पूछेगा यहां से बताओ सेंटर ऑफ मास। अब इसी चीज को समझने के लिए कि दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जाता है, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। कौन सा बताओ? रॉड का। मान लेते हैं रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है ए बिंदु से, यहां से इसका सेंटर ऑफ मास कहां पाया जाएगा, यहां पाया जाएगा या यहां पर या यहां पर, इस तरीके से ये एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं, ध्यान देना। अच्छा, दिया क्या रहेगा? एक तो मान लो उसका लेंथ दिया रहेगा, ये लिखा रहेगा रॉड में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा द्रव्यमान है, फिर यहाँ पर कम द्रव्यमान है, फिर यहाँ पर कम और कम, ऐसे ऐसे। ऐसा कब हो सकता है? जैसे मान लो ये इतना टुकड़ा हो गया, फिर इतना टुकड़ा जो है लकड़ी का हो गया, फिर ये किसी और घनत्व वाले, डेंसिटी वाले वस्तु का द्रव्यमान हो गया, क्योंकि हर वस्तु का घनत्व मतलब डेंसिटी अलग अलग होता है। तो अगर हम इतना ही लेंथ लोहे का ले लें, आयरन का, और उतना ही लेंथ लकड़ी का ले लें, तो पक्का है कि इतने दूरी में जो द्रव्यमान होगा वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज्यादा होगा, और इतने दूरी का द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। बस मारा। तो यहाँ पर हमारे इसका मतलब क्या हुआ लिखने का, कि रॉड में द्रव्यमान एक समान प्रकार से फैला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लेंथ में एक बराबर घनत्व वाला वस्तु है। मतलब अगर लोहे का है तो पूरा लोहे का ही बना हुआ है, लकड़ी तो पूरा लकड़ी का ही बना हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है ए बिंदु से, यहाँ पर ए बिंदु है। अब रिलेट करते चलो, तुम जो हम पहले पढ़ा चुके हैं उससे थोड़ा रिलेट। पहले तुम क्या किया करते थे? पहले क्या दिया रहता था? पहले दिया रहता था एक बिंदु पर मास, तो आराम से उसको उसका कोऑर्डिनेट लिखते थे, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखते थे, और उसका मास से गुणा कर करके जो है हम लोग सेंटर ऑफ मास लाया करते थे। लेकिन यहाँ पर किसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे? यहाँ पर तो कोई वस्तु, कोई बिंदु पर तो है नहीं, किसी पॉइंट पर तो है नहीं। तो देखो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए बांटते हैं कि ये दिख सके किसके जैसा, एक बिंदु द्रव्यमान जैसा। क्योंकि जब तक ऐसा दिखेगा नहीं तब तक हम लोग इसको लगाएंगे नहीं। अच्छा बताओ, ये क्या हुआ करता था? उस बिंदु द्रव्यमान का, जो उस पॉइंट पर द्रव्यमान रखा हुआ है, उसका ये कोऑर्डिनेट हुआ करता था।
कहीं ओरिजिन मानते थे, और ये भी तुम्हें मालूम होगा, याद होगा, पहले जो क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं, ओरिजिन कहाँ मानते हैं, ओरिजिन कहाँ मानते हैं, ओरिजिन वहां मानते हैं जहां से द्रव्यमान केंद्र पूछ रहा है। जैसे ए से पूछ रहा है, तो ए से पूछ रहा है तो ए पर ही ओरिजिन मानोगे। तो उसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जिसका भी तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालना होगा उसका तुम लिखोगे, ओरिजिन के सापेक्ष उसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, और जो कोऑर्डिनेट आएगा उसी को यहाँ पर रखते हैं, अलग अलग वस्तु का। पास में है कि नहीं? तो ऐसा हम लोग किया करते, ध्यान देना पहले। तो बताओ यहां, तो जो कि जब तक इसके जैसा अलग अलग बिंदु द्रव्यमान नहीं मिलेगा तब तक तो ये फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। तो पहला काम तो ये करो कि जो कंटिन्यू ऐसे सतत रूप में द्रव्यमान फैला हुआ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। ऐसे एक टुकड़ा हुआ, तो ऐसे मतलब कई सारे टुकड़ों में कटेगा ये, और उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों से जो है वो पूरा रॉड बनाएगा। ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है वही छोटा छोटा टुकड़ा मिल करके ये पूरा रॉड बनाएगा। तो तुम क्या करोगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, इसके हल करने का तरीका ये होता है कि तुम इसी रिजिड बॉडी मतलब दृढ़ पिंड पर कोई एक पॉइंट मास अपने मन से मान लो, कोई ले लो एक पॉइंट मास बिंदु पर द्रव्यमान, मान लो यहां पर ले लेते हैं, क्योंकि बताओ ये बहुत पतला है, बहुत पॉइंट की तरह है, तो इसलिए इसका लेंथ भी बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, ये वाला लेंथ बहुत छोटा होगा। और यहां से इस द्रव्यमान का दूरी कितना होगा, जो दूरी होगा वही उसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। चलो इसको हल कर रहे हैं अलग से, ये तो पूरा मैटर है, मतलब एक तरह से क्वेश्चन है ये, समझ में आया? इसका सॉल्यूशन देखो। क्या बोले थे बताओ कि रिजिड बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? किसी भी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे। तो क्वेश्चन है क्यों बांटोगे छोटे टुकड़ों में? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे तभी वहां पर छोटे छोटे टुकड़ों का यहाँ पे द्रव्यमान रखोगे और उसका कोऑर्डिनेट रखोगे, सबको जोड़ो, डिवाइड करोगे m1 प्लस m2, क्योंकि हमें इसको कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले जैसा बनाना है, ये फॉर्मूला लग सके उसके जैसा बनाना है। तो ये फॉर्मूला तभी लगता था जब कोई ना कोई बिंदु पर द्रव्यमान रखा होता था। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मान लो ए से द्रव्यमान पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन मान लिया। अब क्या करते हैं, हल करने का तरीका ये होता है कि तुम यहां से किसी अपने मन से x दूरी पर जाओ और वहां पर ये dx विड्थ ले लो। dx विड्थ मतलब ध्यान देना ये बहुत छोटा सा लंबाई वाला होगा, और जब बताओ बहुत छोटा सा लंबाई वाला होगा तो एक पॉइंट की तरह होगा। पॉइंट का कोई लंबाई नहीं होता है ना, जब पॉइंट का कोई लंबाई नहीं होता है तो इसका भी कोई लंबाई नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट की तरह हो जाएगा। अब बताओ क्या करोगे, इस रिजिड बॉडी पर अपने मन से एक छोटा सा द्रव्यमान लोगे dm, तो dx लंबाई में, इस dx लंबाई में dm द्रव्यमान है। क्या लिखे बताओ, क्या लिखे, इस dx वाले लंबाई में छोटा सा द्रव्यमान dm है इसके अंदर, जो ओरिजिन से कितने दूरी पर है, x के दूरी पर। तो बताओ इसको इसके जैसा लिखो, थोड़ा इसको इसके जैसा लिखो, तो बोलोगे फॉर्मूला होता है m1 x1। बताओ m1 कितना है, dm, और बताओ x1 क्या होता था, ओरिजिन से जहां पर ये रखा हुआ है उसका निर्देशांक या कोऑर्डिनेट। तो बताओ ओरिजिन से इसका कोऑर्डिनेट क्या माने हो अपने मन से, x माने हो, तो ये हो गया m1, x1 क्या हो जाएगा x, x1 क्या हो जाएगा x। अच्छा देखो अगर हमें लिखना हुआ तो आगे फिर आगे थोड़ा बढ़ेंगे, उसका भी द्रव्यमान लिखेंगे,
तो इसका भी कुछ दूरी हो जाएगा, तो इसके द्रव्यमान में इस कोऑर्डिनेट से गुणा करेंगे प्लस, फिर लिखना हुआ आगे, तो फिर उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर उसका यहां से कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसका द्रव्यमान गुणे इसका कोऑर्डिनेट, फिर इसको लिखेंगे यहां पर। लेकिन बोलोगे कि सर ऐसे ऐसे डीएम डीएम कितना कट कर सकते हैं एल लंबाई में? इनफाइनाइट, अनंत कट कर सकते हो। अरे ये बताओ, किसी लाइन को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काटना हो तो कितने टुकड़ों में काट सकते हो? अनंत भाग में काट सकते हो। अरे मान लो ये 1 मीटर का है, 1 मीटर को कितने टुकड़ों में काट सकते हो? तो बोलेंगे 0.001 मीटर, 0.002 मीटर, काटते रहो ऐसे। और इसको भी काटना है तो इसको भी और छोटे टुकड़ों में काट दो। इसको क्या करोगे, इसको और 0 पॉइंट ऐसे काटते जाओ। तो इसको कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है उसका कोई गिनती नहीं है, काटते चले जाओ उसके टुकड़ों को। तो अब ये बताओ कि जब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाओगे तो ऐसे से कितना लिखोगे? यहां पर अनंत लिखोगे। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों का अनंत संख्या है, उन अनंत संख्या को कैसे जोड़ पाओगे? याद करो, जब इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे, जब इंटीग्रेशन का शुरुआती लेक्चर था तो वहां पर उसका परिचय ही इसी बात से हम दिए थे। अगर तुम्हें याद होगा सो याद होगा, इंटीग्रेशन जब पढ़ाए थे तो उसमें पहला ही लेक्चर था कि इंटीग्रेशन का तब यूज करते हैं जब, तुम लोग याद है, छोटे नंबर को जब इनफाइनाइट संख्या हो उसका, इसको तो नॉर्मली तो नहीं जोड़ने वाले, जिंदगी बीत जाएगा। ऐसे चीजों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन यूज करते हैं। बताओ ये किसको लिखे हैं? ये पूरा किसका, किसकी तरह काम कर रहा है? इसकी तरह। ये जो लिख रहे थे ना, ये यही लिख रहे थे ना, इसी के जगह ये ले लिया, ये पूरा यही है। बताओ और भी कुछ होता था क्या सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए? बस इतना ही लिखते थे, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। बताओ जो m1 था उसको यहां पर क्या माने हैं, और dm 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 कितना संख्या है? अनंत बार। तो इसको भी क्या करोगे? जोड़ोगे, तो यही डिवाइड करोगे। ये dm से dm कैंसिल मत कर देना, कि करोगे? मान जरा इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन को भी कैंसिल कर दिए, बेचारा बचा x, जो माने थे उसी के फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा, ये अलग ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन अलग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये अलग है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन ये इससे अलग है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कट मत करना। यही आ गया x की दिशा में सेंटर ऑफ मास किसका? इस रॉड का। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, इसमें आगे बढ़ सकते हो, इसको हल कर सकते हो। देखो बताने जा रहे हैं, सुनना ध्यान से। अच्छा बताओ, किसी तरीके से अगर y के दिशा में सेंटर ऑफ मास निकालना होता तो क्या करते? कोई दिक्कत नहीं था, छोटा सा मास किस में लेते? y में ले लेते, और उसका क्या करते? इंटीग्रेशन, डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन। वैसे ZCM का आ जाता, z में आ जाता। समझे कि नहीं? अब ध्यान देना, तो इधर देखो, चलो हम इसको हल करने जा रहे हैं, ध्यान देना। बताओ इसको हल करने का फॉर्मूला क्या होगा? सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला? अरे बोलो ना, यही होगा। अरे इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का फॉर्मूला यही ना है। तो देखो एक्सियम बराबर इंटीग्रेशन। बताओ इसमें जो छोटा सा द्रव्यमान है उसको निकालो, कैसे निकालोगे? ध्यान देना, ये तो मिटा दे रहा है, समझ में आ गया कि नहीं? ये बताओ इसमें छोटा सा जो द्रव्यमान होगा डीएम, वो कैसे निकालोगे? तो बोलोगे चूंकि, अच्छा इसका द्रव्यमान m मान लो, लास्ट में कट जाएगा, लास्ट में द्रव्यमान कट जाएगा। अभी तुम इसका द्रव्यमान कितना मान लो?
माना रॉड का द्रव्यमान m है, तो ऐसे बोलेंगे चूंकि l लंबाई में, टोटल लंबाई कितना है l, टोटल द्रव्यमान कितना माने m, तो चूंकि l लंबाई में m द्रव्यमान, तो एक लंबाई में m बाई l द्रव्यमान, कितने लंबाई में तुम्हें चाहिए, dx लंबाई में dm चाहिए मास, तो dx लंबाई में कितना हो जाएगा m बाई l इंटू क्या, बताओ ये dx लंबाई में ये क्या है, अरे भाई dx लंबाई में ये क्या है, द्रव्यमान है, तो बताओ dx लंबाई में जो द्रव्यमान है वो क्या माने थे dm, मतलब यही क्या है dm, तो dm के जगह ये पूरा रखो, ये dm हो गया, इनटू क्या बताओ x डिवाइडेड बाई, बताओ इसका मान क्या रखोगे, तो दिमाग लगाओ, अब ये मत रखने की कोशिश करना, रख सकते हो इसका मान यहां रख सकते हो, लेकिन मत रखना, थोड़ा दिमाग लगा लो, ये रख करके भी क्या करोगे, आंसर तो इतना ही आना है जो माने हो पूरे रॉड का द्रव्यमान, कैसे, अगर तुम इसका मतलब समझ रहे हो तो समझो, बताओ डीएम का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है जोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है जोड़ना, बताओ डीएम 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 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, अरे डीएम मतलब छोटा सा टुकड़ा, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, बताओ छोटे 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 टुकड़ों को, तो ये पूरा द्रव्यमान आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो टोटल द्रव्यमान m आ जाएगा, तो क्यों ऐसे लिखना जा, मत लिखो, आ गया डायरेक्ट, m से m क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया 1 बाई एल, अंदर बचा x dx, अच्छा ये बताओ कि लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, तो बोलेंगे x जो है वो यहां से बदलना शुरू किया और x जाएगा लास्ट बिंदु तक, यहाँ पर x का मान l है और यहाँ पर x का मान 0 है, x कहां से कहां तक बदलेगा, तो बोलेंगे x का मान यहां से बदलना शुरू करेगा 0 से, और x बढ़ते 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 इस अंत बिंदु तक जाएगा, तो इसका जो लिमिट रखेंगे वो रखेंगे जहां से बदलना शुरू किया और जहां तक गया, ये हो जाएगा 0 से कहां तक l तक, और ये आ गया x dx 1 बाई एल, बता x का इंटीग्रेशन क्या होगा x dx, x स्क्वायर बाई 2, ये तुम्हें आना चाहिए, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से कहां तक l, अब देखो 1 बाई 2l बाहर, पहले अपर रखो फिर लोअर रखो, बताओ ये तो 0 हट जाएगा, l से l कैंसिल, बताओ ये क्या आया, मतलब सेंटर ऑफ मास जो आया, जो हम लोग रट रहे थे कि बीच में आता है, वो देखो इस तरीके से हल करके भी लाए तो बीच में ही, तो यहां से तुम क्या याद करोगे, किसी भी रॉड का सेंटर ऑफ मास की बिंदु से जो शुरुआत है वहां से l/2 दूरी पर पाया जाएगा, वो प्रूफ करके आ गया, अब इसी को रट जाना, क्योंकि बार बार एग्जाम में निकालोगे थोड़ी ना, नोट कर लो इसको, बताओ क्या होगा, सेंटर केंद्र ऑफ आयत, इस आयत का जो केंद्र होगा वही द्रव्यमान केंद्र ऑफ क्या होगा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब आयत होता है, ध्यान देना। चौथा, मान लो कोई हाफ रिंग दिया हुआ है,
इसको लिख सकते हैं अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्ताकार वलय। वलय मतलब रिंग, वलय मतलब रिंग। हाफ सर्कुलर, हाफ रिंग कह सकते हो, बात एक ही है। इसका आएगा, देखो इसका कहां पर आएगा, ध्यान देना, ये आधा सर्किल है ना, तो इसका जो व्यास है और जो उसका केंद्र है, तो उस व्यास से लंबवत ऊपर जाओगे तो एक ऐसा बिंदु मिलेगा, ये अगर y दूरी पर है द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, यहां पर, इसके केंद्र से ऊपर, तो उस y का मान होगा 2r/पाई। ये तुम्हें याद करना होगा। किसी अर्धवृत्ताकार का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, 2r/पाई। r क्या है, त्रिज्या, r क्या होगा, त्रिज्या हो गई। इसका डेरिवेशन भी हो सकता है, जैसे रॉड का L/2 पर आया था ना, तो वो तुम लोग हल करके लाए थे ना, हल किए थे ना, इसका भी चाहो तो हल करके ला सकते हो, लेकिन डायरेक्ट यूज पड़ेगा तुम्हें एग्जाम में। डायरेक्ट मतलब इंपॉर्टेंट है ना, ये आना होगा तो आ जाएगा एग्जाम में। हम उसको हल करके जरूरी थोड़ी ना लाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तुम याद कर लेते हैं, तो इसका याद करना 2r/पाई होता है। पांचवा देखो, पांचवा ये अर्धवृत्ताकार डिस्क है, पटल, इसको लिखेंगे हाफ सर्कुलर डिस्क। जैसे सीडी का कैसेट देखो, सीडी देखो, वो पूरा प्लेन होता है ना, उसको आधे पर से तोड़ दो, तो जो ऐसे सीडी होता है, इसको आधे पर से कट कर दो, तो आधा ही तो बचा। इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, इसका द्रव्यमान केंद्र होगा 4r/3 कहां होगा, इस केंद्र से ऊपर अगर y ये है, देखो यही द्रव्यमान केंद्र है, ए इसको मान लो, ए बिंदु मान लो, तो इसका जो y a होगा, जहां द्रव्यमान केंद्र होगा, वो होगा 4r/3 ये पांचवा है। इसको भी एकदम आंख बंद करके याद करना अच्छे से, डायरेक्ट आता है एग्जाम में, अगर आएगा तो। पहले 5 नोट कर लो, फिर हैं? अच्छा, अंतर नहीं समझ आया? हाँ, ये तो बात सही है। देखो ये पूरा जो है, देखो ये पूरा जो है भरा है पूरा आधे डिस्क तक, ये रिंग है, रिंग देखे हो ना, रिंग को तोड़ दो तो आधा ही रिंग बचा है, रिंग है ये। जैसे हाँ, कंगन ले लो, तो आधा कंगन बचेगा, उसी आधे कंगन का ये जो है द्रव्यमान केंद्र होगा। ये क्या है, वही सीडी है, तो उसको आधे पर से तोड़ दो, तो इसका द्रव्यमान केंद्र 4r/3 पर होगा। तो मैं ये जैसे एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में कंगन जो नाम लिए थे, ये वो हो गया, इसका भी द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र पर। ये जो सीडी था, जिसका पूरा द्रव्यमान भरा था इसके अंदर, इसका भी द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, उसके केंद्र पर होगा।
कोई ठोस, ऐसे मान लो कोई गेंद हो गया, गेंद ठोस, उसका भी द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? तो तीनों दशा में सातवां देखो, शंकु, शंकु के आकार का, उसको प्रैक्टिकल में कैसा देख सकते हो? आइसक्रीम खाते हो इस प्रकार वाले शंकु में, बोलो जी। अब वहां पे देखो शंकु के आकार में दो प्रकार का केस आएगा, एक ठोस शंकु आएगा, दूसरा बोलो खाली शंकु। तो वो ठोस शंकु क्या होगा और खाली शंकु का ध्यान देना। इसको बोल सकते हैं सॉलिड कोन, ठोस शंकु। ये हॉलो कोन है होगा, अब तीनों दोनों केस का देखो क्या आएगा, ध्यान देना। अगर पूरा ऊंचाई जो है इसका h दिया हो, क्लियर ना, तो इसके यहां से ठोस वाले केस में यहां से लेंगे बेस से, जहां बेस होगा वहां से ठोस होगा। अगर ये h है तो ये h/4 होगा। लेकिन अगर हॉलो है, मान लो उसके अंदर आइसक्रीम नहीं है, शंकु के आकार में आइसक्रीम उसके अंदर नहीं है, तो उस केस में उसके इस सर्कुलर वाले बेस से h/3 दूरी पर होगा। वैसे बुक में तो ठोस वाले का केवल दिया हुआ है, वो खाली वाले का नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसको भी तुम जानते रहना। खाली वाले शंकु का h/3 हो जाएगा, भरे हुए शंकु का जो है h/4 हो जाएगा। याद रहेगा, याद के रहना। बाकी देखो ये भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको भी तुम्हें लिखवा दे रहे हैं। जैसे मान लो कि ये बताओ, ये बीच में से कट किए थे तो उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया था 2r/π पर। याद करो, रिंग के आधा पार्ट का, पास में आ रहा है, अगर केवल आधा तो केवल आधा वाले का सेंटर ऑफ मास इससे ऊपर चला जाएगा 2r/π। ठीक है, इसका आधा ले लिए तब 4r/3π। अब बताओ इसका आधा ले लिए तब, ध्यान देना, स्फीयर में दो प्रकार का गोला आएगा। एग्जाम्पल बता देना, एक ठोस एक खाली। जैसे फुटबॉल को बीच में से कट करोगे तो बीच में खाली स्थान मिलेगा, तो एक तो केस वो मिल गया। एक कैनवस का गेंद ले लो, लेदर का गेंद ले लो, तो जो लेदर का गेंद होगा वो पूरा अंदर भी मांस भरा होता है, तो उसके अंदर पूरा का पूरा कहीं बीच में जगह खाली नहीं रहता। जब उसको बीच में से कट करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि उसके अंदर पूरा द्रव्यमान भरा है। तो उन दोनों केस का आंसर वो क्या क्या, पहला तो हो गया, क्या बताओ, पहला क्या क्या, खोखला गोला, अर्धगोला। हॉलो हेमिस्फेयर, देखो इसको बोलते हैं सेमी सर्किल। किसको बताओ, जो रिंग होता है ना इसका आधा होता है तो उसको सेमी सर्किल बोलते हैं।
जब गोला आधा होता है तो उसको हेमी सर्किल बोलते हैं। ये सब नॉलेज रखे रहना, ये सब नॉलेज होना चाहिए। हम ऐसा लिख भी दे रहे हैं, हॉलो हेमी सर्किल इसको बोलते हैं, नहीं हेमिस्फेयर। और इसका अगर त्रिज्या कितना दिया हो, इसका त्रिज्या r दिया हो, इसके केंद्र से y दूरी पर, तो ये y दूरी हो जाएगा, अगर खोखला रहेगा तो r/2, लेकिन अगर वही ठोस तो इसका यहां से जो आएगा y बराबर वो 3r/8 होगा। किसको क्या बोलते हैं याद कर लेना। और दोनों का फर्क है देख लो, एक r/2 एक 3r/8। अब देखो इसका ध्यान देना, इसका मान लो द्रव्यमान वर्ग का सॉल्यूशन इसका देखो कैसे करेंगे इस टाइप क्वेश्चन को। जैसे मान लो, इधर ध्यान देना, इसका ये जो पूरा स्क्वायर दिख रहा है ना, तुम इस पूरे को मत देखो, इस पूरे के द्रव्यमान को यहां रख दो और इसके पूरे द्रव्यमान को यहां रख दो, तो बताओ जहां से द्रव्यमान केंद्र पूछ रहा है उसी को 0,0 मान लेंगे। बताओ एक जो है, देखो यहां पर अब दो बड़े बड़े ऐसे मत देखो द्रव्यमान को, अब ये मान लो कि ये पूरा का पूरा हट गया और पूरे के पूरे द्रव्यमान को हम यहां पर रख दिए इसके द्रव्यमान केंद्र पर। अब भूल जाओ पूरे स्क्वायर को, इस प्लेट को भी भूल जाओ और पूरे के पूरे द्रव्यमान को यहां रख दो यहां पर, तो बताओ एक मिलेगा यहां पर और दूसरा मिलेगा कहां मिलेगा बताओ, यहां पर। बता इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट, किसी भी बिंदु को कोऑर्डिनेट निकालना हो तो देखो कि वो x में कितना है और y में कितना है। बताओ टोटल 2a है तो 2a का आधा क्या हो जाएगा a, x हो गया a कॉमा, बताओ y में टोटल 2a है तो आधा कितना हो जाएगा a, ये हो गया a कॉमा a। बताओ ये जो पॉइंट यहां पर है जो द्रव्यमान रखा हुआ है उसका द्रव्यमान का मान कितना है, कितना दिया है m, इसका द्रव्यमान कितना दिया है जो यहां रख दियो, 2m द्रव्यमान है 2m, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, कोऑर्डिनेट बताओ। तो बोलेंगे इसका ये त्रिज्या कितना है, त्रिज्या a, और ये ऑलरेडी 2a है देख लो, तो 2a और a 3a, 3a हो गया x कोऑर्डिनेट, और कितना ऊपर होगा जितना त्रिज्या होगा। अब क्या, अब जो निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो। बताओ दो द्रव्यमान है ना, क्या फॉर्मूला होगा, m1 यही आ गया एक्सियम, m1 कितना m, x1 कितना a, m2 कितना 3a, नहीं m2 कितना 2m ना, m2 2m, और x2 कितना, बट ये टोटल द्रव्यमान
इसको हल कर लो जी। एम ए और 6 MA 7 MA, तो 7 MA/3M। चलो तो YCM क्या होगा? M1 Y1 Y1A है प्लस M2 कितना 2M Y2A है बाई M+3। ध्यान देना, हल करोगे तो A आएगा। हम डायरेक्ट भी इसलिए जल्दी से लिख दिए ना, क्योंकि ध्यान देना, अगर अगर दोनों द्रव्यमान का y सेम होगा तो सेंटर ऑफ मास का भी कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। जैसे ये भी A पर है और ये भी A पर है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र भी A ही पर आएगा। इसे डायरेक्ट भी लिख दिए, और तुम हल करोगे तब भी A आएगा। ध्यान देना, इसका आंसर नेट सेल में तुम्हें A से बोल रहा है ना दूरी, तो जहां कहीं भी मिला होगा, देखो RCM IJ में लिखना हो तो 7/3A I कैप प्लस AJ कैप, लेकिन IJ के रूप में आंसर मत देना, क्योंकि A से दूरी पूछ रहा है, IJ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आंसर में भी IJ नहीं दिखना चाहिए। तो देखो ये दूरी A से सेंटर ऑफ मास की दूरी R बराबर रूट में 7/3A का होल स्क्वायर प्लस A²। ये हल कर लो, A बाहर आ जाएगा, रूट में 49/9 प्लस 1, ये आ जाएगा 9 18 58, A रूट 58/9, बाकी हल कर लेना और भी 9 बाहर आ जाएगा। ये दूरी निकाले हैं उसका A से। ये R/3 इसका त्रिज्या है, इसका त्रिज्या R/3 है। ये B है प्लेट। अगर इसका द्रव्यमान M है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? बराबर घनत्व के दो वस्तु हैं A और B, दोनों घनत्व क्या है? बराबर है। ये बेसिक जानकारी है। तो कैसे लाओगे? देखो ध्यान देना, पता इसका एरिया कितना होगा? πr²। इसका एरिया क्या होगा? πr/3 का स्क्वायर, πr² क्या 9। अब देखो, चूंकि क्या बताओ, M द्रव्यमान कितने में है? एरिया में है। तो इसको देखो, जो A2 एरिया है, A2 बराबर πr² गुणे 1/9। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। पता ये किसका एरिया है? A1 का, वो A1 हो गया गुणे 1/9। और A1 में कितना है? यही A1 था ना। A1 एरिया में कितना द्रव्यमान है? M। यहां पर M रख दो, हो जाएगा यहां से M2, चूंकि A2 बराबर A1/9, तो M2 बराबर M1/9 ना। और M1 कौन है? M, हो जाएगा M2 बराबर M/9। तो इससे तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि एरिया वो डायरेक्टली पर्सनल टू किसके होगा? अगर एरिया डबल होगा तो द्रव्यमान भी डबल हो जाएगा। अगर एरिया आधा हुआ तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? आधा। ये बता करके तुम्हें ये बताना चाह रहे थे, इसका आगे यूज पड़ेगा, लिख लो इसको। इसलिए लिखवा यहाँ पर लिखवाए, बेसिक जानकारी है ये।
भरा होगा, इसमें मास होगा और इसमें से मतलब इसका कितना पार्ट काट करके बाहर निकालना है इस तरीके से। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये आ दिया है, देखो अब ध्यान देना, मतलब इतना कट करके बाहर निकाल दिए, बाकी सब द्रव्यमान भरा हुआ है इसमें। मतलब बाकी बचा हुआ मास कितना है, बाकी बचा हुआ द्रव्यमान कितना है बताओ। ये सब है पूरा, एक बीच में खाली है पूरा। अब ध्यान देना, यहां से क्या करना बताओ, एक फॉर्मूला का बताए थे कि अगर किसी द्रव्यमान में से कोई द्रव्यमान निकाला जाए तो m1 x1 माइनस m2 x2 बाई m1 माइनस m2, एक फॉर्मूला होता है। लेकिन याद करो कि इसके बारे में, सबके बारे में क्या बताए थे, जैसे इसके बारे में क्या बताए थे, इसके बारे में, इसके बारे में, सबके बारे में। तो इसके बारे में बताए थे कि जो अभी कट करके बाहर निकाला गया तो उसको रख दो इसके अंदर, पूरा भर जाए पहले। तो भरने के बाद जो रहेगा उसका टोटल द्रव्यमान ये है, और ये है जो पूरा भरा रहेगा जब उस पूरे भरे हुए द्रव्यमान का जहां द्रव्यमान केंद्र होगा उसका x कोऑर्डिनेट है। कौन क्या क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान देना, इसलिए इसको समझ ध्यान से। मतलब ये क्या था, तो बोलेंगे ये था जितना पार्ट कट करके निकाला गया, जिसको काट करके बाहर निकाला गया उसका द्रव्यमान है, उसका मास है, उसको याद रखेंगे। और जो कट करके निकाला गया उसी का जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हो, ये सब तो हमें समझना पड़ेगा। अब ध्यान देना, तो बताओ ये बना होगा इससे मिलकर के, जब किसी बड़े में से ये छोटा पार्ट कट करके निकाले होंगे, माइनस कट करके निकाल दिया तो वो बन गया ये। तो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछा था, अचीव द्रव्यमान का द्रव्यमान केंद्र बताओ, तो कहां से बताओ, इस बिंदु से देखो क्वेश्चन में, इसको ए मान, क्लियर ना। तो ध्यान देना, ए बिंदु से जो है द्रव्यमान केंद्र बताना है, तो करना क्या कि m1 निकाल लो, इसका द्रव्यमान m2 निकाल लो, जहां से पूछ रहा है वहीं पर ओरिजिन मानते हैं, जहां से द्रव्यमान केंद्र पूछता है किसी सिस्टम का निकालेगा, जहां से पूछेगा उसको ओरिजिन मानेंगे 0,0। अब बताओ ये वाला पॉइंट इन दोनों डायग्राम में कहां कहां होगा, बोलेंगे इस बड़े वाले के सेंटर पर है, मतलब ये हो गया 0,0। बताओ इसके किधर है वो, यहाँ पर है ना, यही वाला एक पॉइंट देख लो। मतलब इसका द्रव्यमान केंद्र, जब ये पूरा मास भरा रहेगा तो इसका द्रव्यमान केंद्र उसके सेंटर पर होगा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, इसका कोऑर्डिनेट लिख देना, अब वो डिपेंड करता है x एक्सिस और y एक्सिस किधर मानते हो, ऐसे मान लो x y और x, इधर प्लस x मानो, समझाया, इधर प्लस y मान लो, इधर प्लस x मानो। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, अब तो x में कितना है, देखो टोटल ये r है, तो ये टोटल r है, तो ये क्या हो जाएगा r/2, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे r/2, 0 0 इसलिए क्योंकि x एक्सिस पर y 0। अब ध्यान देना, इसमें यहाँ पर अगर इसका द्रव्यमान m माना जाए, मतलब इसी को m माने, मतलब इससे कितना गुना ज्यादा होगा तो मान सकते हो, बाद में कट पिट जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। अच्छा तो इसका रेडियस कितना है,
इसका रेडियस r/2, इसका रेडियस r, मतलब इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा पाई r/2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो पाई r स्क्वायर बाई क्या 4। अब ध्यान देना, अगर इसको तुम m मानते हो, मतलब इस पूरे को अगर m मानते हो तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे m2 बराबर m/4 हो जाएगा। अगर पाई आर स्क्वायर m हो गया तो पाई स्क्वायर बाई 4, इसके जगह m रख दोगे तो m/4 हो जाएगा, और दोनों का रिलेशन मिल गया। इसको मान लिया m, इसको मान लिया m/4। अब देखो ध्यान से, अब आ जाओ फॉर्मूले पर, m1x1 m2x2 डिवाइडेड बाय m1 m2। ध्यान देना YCM मत लगाना, YCM क्या हो जाएगा 0। कैसे मालूम देखो, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा 0 आएगा, 0 0। बताओ XCM निकालना है, क्या होगा m1 बताओ क्या माने m, देखो और x1 क्या माने हो, बॉडी वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास 0 माइनस m2 बताओ m/4 कितना m/4, तो m/4 मतलब ये हो गया, बोले x2 बताओ, x2 देखो यही है r/2 डिवाइडेड बाय m माइनस m/4। इसको देखो ये हो जाएगा mr बाई माइनस mr बाई 8 इसको हटाओ 3m/4 क्या देना, ये यहाँ से कटेगा 2 आएगा, m से m कटेगा, क्या क्या माइनस r बाई क्या, बताओ माइनस आना ये बताता है, ध्यान देना पहले बोले थे ये प्लस x माने हो, इसको क्या माने हो प्लस x, तो पक्का माइनस x किधर होगा, इधर होगा, तो इसका आंसर क्या है -r/6। तो x कोऑर्डिनेट माइनस का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन की इस साइड, क्या हो माइनस का मतलब ओरिजिन की साइड आ जाएगा, तो इधर क्योंकि इधर -x माने तो -r/6। तो यही क्वेश्चन का पास नोट कर दो।